हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का रिटर्न्स टू स्केल। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अराइजेस बिकॉज फैक्टर्स प्रोपोर्शन चेंज। भाई ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये कंसेप्ट क्यों है आया है, कैसे आया है? क्योंकि जो फैक्टर प्रोपोर्शन है वो बार बार चेंज होती रहती है। बात ये है, फैक्टर प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है? फैक्टर्स यानी जो हम इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं। अपनी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ दो ही इनपुट्स की बात हुई है, एक है लेबर और एक है कैपिटल। तो हम जब इस लेबर और कैपिटल की प्रोपोर्शन को चेंज करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है देखो कि वन फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और अदर फैक्टर को इंक्रीज करेंगे। यानी सपोज फर्स्ट फैक्टर मान लेते हैं कैपिटल, वो रहेगी कांस्टेंट, और सेकंड फैक्टर मान लेते हैं लेबर, वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपकी पूरी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ ये दो ही जो है फैक्टर्स यूज़ करे हैं, एक लेबर और एक कैपिटल। सो क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे कि हमने एक लेबर यूज़ किया और एक कैपिटल यूज़ किया तो 1:1 होगी प्रोपोर्शन। लेकिन हम फिर क्या कर रहे हैं कि लेबर बढ़ा रहे हैं, लेबर 1 से 2 कर दिया, कैपिटल को 1 ही रखा तो 1:2 होगी प्रोपोर्शन। फिर क्या हुआ, हमने लेबर और बढ़ा दिया, लेबर 3 कर दिया, लेकिन कैपिटल 1 ही रही तो 1:3 होगी प्रोपोर्शन। तो ये जो फैक्टर्स में बेसिकली चेंजेस आ रहे हैं ना इनके प्रोपोर्शन में, उसकी वजह से ये कंसेप्ट आया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वट इफ़ बोथ द फैक्टर्स कैन चेंज। सो यहाँ बोल रहे हैं सपोज अभी तक हमने पढ़ा है कि सिर्फ एक फैक्टर चेंज होता है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे शॉर्ट रन की, उसमें क्या था, सिर्फ हम लेबर को इंक्रीज़ कर रहे थे। लेकिन ये बोल रहे क्या हो अगर दोनों ही फैक्टर्स चेंज हो, यानी हम लेबर भी बढ़ा सकें और हम कैपिटल भी बढ़ा सकें। रिमेंबर दैट दिस कैन हैपन ओनली इन लॉन्ग रन। सो जानने वाली बात ये है कि ये पॉसिबल तब है जब लॉन्ग रन हो। लॉन्ग रन के अंदर ही हम कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं और लेबर भी बढ़ा सकते हैं। वन स्पेशल केस द लॉन्ग रन ऑकर्स व्हेन बोथ फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड बाय सेम प्रोपोर्शन। सो लॉन्ग रन में हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम दोनों ही फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक हमने लेबर बढ़ा दिया, एक यूनिट हमने कैपिटल बढ़ा दिया, हम दोनों ही फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे 1:1 थे पहले, फिर 2:2 हो गए। ठीक है, बढ़ाने के बाद when a proportional increase in all inputs results in an increase in output by the same proportion। so यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप अगर इनपुट्स बढ़ाते हैं, यानी लेबर और कैपिटल बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से आउटपुट बढ़ रहा है। आउटपुट यानी जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो बढ़ रहा है सेम प्रोपोर्शन से, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन से क्या मतलब है कि जैसे कि अगर हमने 10% इंक्रीज़ किया अपने लेबर और कैपिटल में, तो जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ वो भी 10% ही इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। फिर क्या हुआ, व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स results in an increase in output by large in proportion, the production function is said to display increasing returns to scale। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं कि सपोज हम इनपुट्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। यानी क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हमने अपना लेबर और कैपिटल बढ़ाया 50%, ठीक है, तो जो टोटल प्रोडक्शन था वो 100 यूनिट्स पहले था, तो अब ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि ज़्यादा का मतलब है 100 यूनिट्स से कितना बढ़ रहा है, जैसे कि 500 यूनिट्स बढ़ गया, 400 यूनिट्स हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, मतलब जितना चेंज हमने इनपुट्स में किया था उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा चेंज आ रहा है आपके आउटपुट में, आपके टोटल प्रोडक्शन में, तब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। नेक्स्ट आती है आपकी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या होती है, व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल द इनपुट्स रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय स्मॉलर प्रोपोर्शन। यानी हम अपने इनपुट्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा आउटपुट में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, बहुत कम चेंज आ रहा है। ठीक है, किसके मुकाबले,
जो कि हमने इनपुट्स बढ़ाए हैं उसके मुकाबले। जैसे कि 10% अगर हमने इनपुट्स इंक्रीज़ करे हैं तो जो आउटपुट में चेंज आ रहा है वो 5% या 4% चेंज आ रहा है। ठीक है, एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल इनपुट्स गेट डबल्ड। सपोज हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस मान लेते हैं, हमने यहाँ क्या किया, सारे इनपुट्स को डबल कर दिया, यानी एक लेबर और एक कैपिटल यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह हम 2 लेबर और 2 कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। सो आउटपुट भी डबल हो गया। पहले आउटपुट 10 यूनिट्स था, अब वो 20 यूनिट्स हो गया, तो दोनों ही चीज़ें डबल हो गई। तो हम बोलेंगे ये प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है, CRS, यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी दोनों में सेम परसेंटेज चेंज आया है। देखो क्या लिखा है, इफ़ आउटपुट इज़ लेस देन डबल्ड देन DRS होल्ड्स। अगर आउटपुट में चेंज आया है डबल से कम, यानी पहले 10 यूनिट्स था आउटपुट, अभी डबल कितना होता है, 20 होता है ना, लेकिन कम हुआ है, आउटपुट 12 हो गया या 13 हो गया, तो हम बोलेंगे DRS है, यानी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी चेंजेस आउटपुट में बहुत कम आए हैं। इफ़ इट इज़ मोर देन डबल्ड IRS होल्ड, यानी आउटपुट हमने डबल किया था, सॉरी इनपुट हमने डबल किया था, लेकिन जो आउटपुट हुआ है वो मोर देन डबल्ड है। मोर देन डबल्ड का मतलब 10 का डबल 20 होता है, तो उससे भी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सपोज 30 हो गया तो हम बोलेंगे IRS है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी इनपुट जितना हमने बढ़ाया उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इसमें चेंजेस आए। तो अब यहाँ पे देखो प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे हम रिटर्न्स टू स्केल का। सो ये हमने प्रोडक्शन फंक्शन इधर माना है, इधर Q है, Q का मतलब है कि कितना आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। फिर F4 फंक्शन, और X1 है हमारा जो भी फैक्टर 1 है, चाहे लेबर ले लो या जो भी ले लो, और X2 है हमारा फैक्टर 2, इसे कैपिटल मान लेते हैं, 2 फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं। सो नाउ फर्म डिसाइड्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ बोथ द फैक्टर्स T। अब फर्म यहाँ पे क्या सोच रही है कि हम जो है फैक्टर्स बढ़ा देंगे, बोथ यानी दोनों ही फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं, फैक्टर 1 भी फैक्टर 2 भी। कितना बढ़ा रहे हैं, T बढ़ा रहे हैं। ठीक है, T एक कोई भी वैल्यू मान लो, उतनी वैल्यू से जो है ये दोनों फैक्टर्स बढ़ाए जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या प्रोडक्शन फंक्शन निकल के आया, सबसे पहले हम बता रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब है कि दोनों में सेम चेंजेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये T से इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पे भी T से इंक्रीज़ हुआ है, यानी जितना आउटपुट में इंक्रीज़ हुआ है उतना इनपुट में इंक्रीज़ हुआ है, दोनों में सेम इंक्रीज़ हुआ है। और अब हम पढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा अपना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना हम इनपुट में इंक्रीज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट में इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये देखो, ये एरो देख रहे हो ना, तो आउटपुट में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, इनपुट में कम इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, ये आप एरो देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना इनपुट में इंक्रीज़ हुआ है उससे कम आउटपुट में इंक्रीज़ हुआ है, तो आउटपुट में कम इंक्रीज़ हुआ है, इनपुट में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ऐसा वीडियो ख़त्म।